एसिड कंसंट्रेशन, तो वो आगे ब्रेक डाउन नहीं करेगा। उसके बाद इंटेस्टाइनल में आपका दो एंजाइम्स होंगे, एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड सेकेंड इज द इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम। तो जो आपका डेक्स्ट्रीन फॉर्म हुआ था सलाइवरी अमाइलेज से, वो किस में कन्वर्ट होगा, लिमिट डेक्स्ट्रीन, देन माल्टोट्रायोस, माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज में। ठीक है, अब ये जो है कंपाउंड्स बने लिमिट डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रिनेज के कारण ग्लूकोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर माल्टोज से आपका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बन जाएगा, आइसोमाल्टोज से आपका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सुक्रोज से आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड लैक्टेज से आपका एंजाइम बन जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस तरीके से आपके एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को इनटू मोनोसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड फर्स्ट अल्फा अमाइलेज से बनेगा डेक्स्ट्रीन, देन जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो डेक्स्ट्रीन को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, देन माल्टोज से फिर ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, देन लैक्टोज से आपका गैलेक्टोज। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आपका गैलेक्टोज का, देन ग्लूकोज एंड लास्ट में फ्रक्टोज का। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन रेट होती है, सबसे ज्यादा गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होता है। अब कई लैक्टेज की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें क्या होता है, लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसके कारण जो होता है, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो इजिली मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम लैक्टेज। तो इसलिए हम न्यूबॉर्न्स को कर्ड देते हैं, क्योंकि कर्ड में क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन कर देता है आपका लैक्टोज को, जिसके कारण बेबी में डायरिया, वॉमिटिंग इसकी कंप्लेन आती है ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। देन एब्जॉर्प्शन के लिए दो मैकेनिज्म होंगे, एक तो फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है फ्लूइड वहां मूव करेगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपका जो आपका ग्लूकोज होता है वो किसके थ्रू होता है, एस ग्लूट, मींस सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं एस ग्लूट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है ज्यादातर यूनिपोर्ट होता है, मींस वो सोडियम के साथ ट्रेवल करता है। तो जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वो हो जाएगा एस ग्लूट। ठीक है, तो ये सोडियम डिपेंडेंट है, जब सोडियम बाइंड करेगा ग्लूकोज से तभी ग्लूकोज जो है वो एंटर होगा सेल के अंदर। इसलिए जब भी हम ओआरएस देते हैं तो उसके अंदर ओआरएस में क्या होता है, शुगर के साथ क्या देते हैं हम, सॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए ओआरएस क्यों, क्योंकि ग्लूकोज की एंट्री के लिए क्या चाहिए, सॉल्ट। दैट्स व्हाई ओआरएस के अंदर इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं कि हम शुगर के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट देते हैं, ताकि यदि हम प्लेन ग्लूकोज खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी नीड सोडियम टू एब्जॉर्ब द ग्लूकोज, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर ही ऐसा है, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। यदि सोडियम नहीं होगा तो ग्लूकोज हमारी सेल्स में एंटर नहीं होगा। देन ये को ट्रांसपोर्टर होता है, को ट्रांसपोर्ट मींस दोनों साथ में एंटर होंगे। एक होता है सिम्पोर्ट, मींस दोनों एक साथ होंगे, एंटीपोर्ट मींस एक अंदर आएगा और एक बाहर जाएगा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन में होता है उसे बोलते हैं एसग्लूट 1, और जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एसग्लूट 2। ये दोनों रिसेप्टर किडनी एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। देन अदर टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जिसमें अभी हम वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे। जो सेकेंड टाइप का जो ट्रांसपोर्टर होता है वो सोडियम डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, एक हो गया सोडियम डिपेंडेंट और एक हो गया नॉर्मल ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर, जो कि क्या होता है, फैकल्टेटिव डिफ्यूजन मींस ग्लूकोज को अपने आप अट्रैक्ट करता है, एंड यूनिपोर्ट मींस सिर्फ ग्लूकोज ही एंटर होगा, वाटर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मींस सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट है, ग्लूकोज इंटेस्टाइनल सेल से बाइंड करा रिसेप्टर के थ्रू एंड ये एब्जॉर्ब हो गया इन द ब्लड स्ट्रीम। इस तरीके से आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है।
एज ग्लूट के थ्रू। इंटेस्टाइन में जैसे ही ग्लूकोज आया, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल आ गए, जिसके कारण ग्लूकोज तो GLUT2 के कारण ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, एंड सोडियम पोटेशियम पंप के कारण सोडियम रिलीज हो गया एंड पोटेशियम अंदर आ गया। ठीक है, तो जो ग्लूट रिसेप्टर्स होता है वो कब एक्ट करता है? जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा होता है। ठीक है, एंड ये ग्लूट रिसेप्टर जो होता है ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, एंड ताकि जो मेन हार्मोन ग्लूकोज को रेगुलेट करता है वो कौन से होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? पैनक्रियाज। ठीक है, बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, एंड अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, एंड ग्लूकागॉन क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, तो जो ग्लूट जो होता है ये आपका जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, जब एक्टिवेट होता है। और दूसरा होता है जो आपका एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4। ये इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, जब एक्सरसाइज के ड्यूरिंग आपका मसल जो है वो 80% ऑफ द ग्लूकोज यूटिलाइज करती है। ठीक है, एंड जो GLUT4 होता है आपका मसल एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड जो GLUT4 होता है दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और जो GLUT2 होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, मींस वो ग्लूकोज को एंटर करेगा ही, या इंसुलिन सिक्रीट हो या नहीं हो, लेकिन GLUT4 जो होता है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ इंसुलिन होता है। ठीक है, और नॉर्मल, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो किस पे फीड करता है? ग्लूकोज पे। तो जब नॉर्मल BMR मींस जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना रेस्टिंग स्टेट, तो ब्रेन आपका 60% ऑफ द ग्लूकोज यूटिलाइज करती है। सो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मींस कि आपका इंसुलिन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाती इन द मसल एंड फैट। तो उससे क्या होगा? ग्लूकोज की एंट्री जो होती है रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो रिसेप्टर के थ्रू जो है इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर रहा, तो मसल और जो आपका ब्रेन है उसमें क्या होगी? ग्लूकोज की एंट्री अफेक्ट हो जाएगी। सो डायबिटीज की कंडीशन में जो मसल है उसके अंदर हाफ ही ग्लूकोज जाती है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर जो है GLUT4 जो है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है? इंसुलिन। और डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके कारण मसल जो डायबिटिक पेशेंट में होते हैं उसमें लेथार्जी के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज प्रॉपरली जा नहीं रहा। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। सो ये 3 टाइप के रिसेप्टर्स है मेनली ग्लूकोज के लिए। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर in the vascular GLUT2 and in the transport mechanism of the adipose tissue, and other is the GLUT4. So ये various receptors होते हैं। GLUT1 जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? RBC, किडनी एंड ब्रेन में। 2 जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन सेल्स, लिवर्स एंड पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, देन GLUT3 आपका ब्रेन एंड न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। GLUT4 जो होता है आपका स्केलेटल मसल एंड हार्ट में प्रेजेंट होता है। GLUT5 जो है वो इंटेस्टाइन, टेस्टिस एंड स्पर्म एंड किडनी में प्रेजेंट होता है। एंड S-GLUT मीन सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, जो आपकी इंटेस्टाइन एंड किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वेरियस आपके ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं। एंड GLUT2 जो होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। GLUT4 क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन है किस तरीके से होता है। जैसे इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब हुआ तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपके सोडियम डिपेंडेंट चैनल के थ्रू एंटर करेंगे, जबकि फ्रक्टोज आपका किसके थ्रू करेगा? GLUT5 के थ्रू एंटर करेगा। उसके बाद जो होगा, जैसे ही एंटर हो गया फिर आपका GLUT2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो ट्रांसफर करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को एंड फ्रक्टोज को। और सोडियम एंटर हुआ था तो सोडियम जो है वो किसके थ्रू? सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन होता है आपका मोनोसैकेराइड का।